देखिए, बुक कीपिंग में एक और एरिया महत्वपूर्ण एरिया है जो कभी कभी बहुत रेयर आता है या साल में लिमिटेड टाइम आता है ना एंट्री में। वो है असेट एरिया। ठीक है, हमने गुड्स देखा, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। उसके अलावा पेमेंट और ट्रांजेक्शन को लेके बैंक वाला एरिया। बैंक में भी एंट्रियाँ देखी हमने, स्टेटमेंट मिला है। फिर उसमें बैंक फाइनेंस भी देखा अपन ने। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी देखा है ना, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर आते हैं, वो भी देखा। अब ये है एक एरिया जो है प्रॉपर्टी भी देखा अपन ने, रजिस्ट्री ज़मीनों की और मकानों की कैसे रजिस्ट्री की एंट्रियाँ होती है। अब ये जो है मेन एक महत्वपूर्ण और एरिया है एंट्री करने के लिए बुक कीपिंग के लिए, वो है फिक्स असेट्स एरिया। तो देखिए, जो परचेस एंट्री करते थे उसमें भी बिल ऐसे ही रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को पहचानना हमारा मेन काम है। ठीक है, अब जैसे डॉक्यूमेंट को पहचानने का बेस क्या है, आप सी चीज़ों को समझिए। ये फर्म का नाम लिखा है CPR डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, लोटस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, जनरल जनरल चीज़ें, कॉमन सेंस की बात है। अब इसे भारत से लिखा है शॉप नंबर तेरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो ये फार्मा कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर आइटम क्या आया देखिए, 4K अल्ट्रा HD टीवी। तो फार्मा कंपनी टीवी लेगी तो बेचने के लिए नहीं लेगी, मतलब गुड्स नहीं है, या सेट से या फिर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग। ठीक है, तो वो हम जो है मैनेजमेंट से पूछते हैं भाई किस पर्पज़ के लिए लिया गया। ठीक है, उस हिसाब से हम इसकी एंट्रियाँ करते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको अपन मान मान सकते हैं फिक्स असेट। ठीक है, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट पहचान लिया। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं तो इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट से ले लेते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एंट्री के बेस में काम करता है डॉक्यूमेंट को पहचानना और ट्रांजेक्शन के पर्पस को समझना। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग करना। ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया। अभी ये टीवी है ना, तो ये फिक्स असेट में जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अकाउंटिंग की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन लेजर खोलेंगे। ठीक है, तो ये चूँकि अपन परचेस वाउचर में गुड्स परचेस की एंट्री करते हैं और सेल की। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएँ, जनरल में। ठीक है, जनरल में जाते हैं तो सबसे पहले मैं इसका बिल नंबर डालता हूँ, ये इनवाइस नंबर। ठीक है, तो बिल नंबर पर यहीं पंच करते हैं, ये है आपका, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ 22,762। ठीक है, ये बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल गई। ठीक है, तो ये हमने बिल नंबर डाला, डेट डाली। अब यहाँ फिक्स असेट का नाम लिखेंगे HDTV, है ना। इसमें नाम को लेके कोई थंब रूल नहीं है। HDV अल्ट्रा टीवी। ठीक है, ये ग्रुप हमने इसको फिक्स असेट दिया। और यहाँ पर अमाउंट हमने डाला, ये यहाँ पर GST भी रहेगा ना 28%। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू है 73,43750, 73,43750। इसमें GST भी जोड़ेंगे। ठीक है, CGST 14%। 28% लग्जरी आइटम है ना, लग्जरी पे स्लैब बढ़ जाते हैं। 14% दिखा है रेट। 10,281.25, 10,281.25। इसको बाय करेंगे, SGST 14%। ठीक है, 10,281.25। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि पार्टी को अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे तो पार्टी अकाउंट आना ही चाहिए। CPR डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, CPR डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, देखिए आ गया पूरा 94,000 आ गया, ये देखिए कंप्लीट। ठीक है, पूरा बिल अमाउंट ग्रैंड टोटल 94,000, उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड था, 94 ग्रैंड टोटल। ठीक है, इस तरीके से असेट्स की एंट्री कंप्लीट होगी। फिर जब इसको पेमेंट करेंगे बैंक से तो पार्टी अकाउंट डेबिट करके फिर वो पेमेंट अकाउंट में ले सकते हैं टू कैश। ठीक है, इस तरीके से ये एक वाउचर हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वैरायटी ऑफ वाउचर में आएंगे अपन। ठीक है, अब ये देखिए, इसको पहचानना महत्वपूर्ण है। 10,000 रुपीज़ 5 years नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
तो ये क्या लग रहा है, नाम में ही अर्थ छिपा होता है ना, भले आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नामिंग में मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। करती है सेविंग्स। सेविंग सर्टिफिकेट से, हाँ। तो क्या ये फिक्स असेट है? कॉमन सेंस। हाँ 5 साल का तो। तो 5 साल का ये फिक्स असेट है। फिर से सोचो, फिक्स असेट है, फिक्स असेट का कंसेप्ट पे जाओ, उसकी डेफिनेशन क्या होती है जो हम यूज़ करते हैं बिजनेस ऑपरेशन में? तो ये क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसको आप यूज़ करेंगे बिजनेस ऑपरेशन में? लेकिन बिजनेस ऑपरेशन में तो पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन फिक्स असेट तो नहीं है। फिक्स असेट भी पर्सनल, देखो, टेबल चेयर और कोई चीज़ यूज़ करेंगे करेंगे या तो पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे या बिजनेस यूज़ के लिए करेंगे, नेचर उसका फिक्स असेट का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी तो फिक्स में हो सकता है। फिक्स असेट में वस्तु है ना जिसको यूज़ करें हम बिजनेस ऑपरेशन में। तो ये आपने ये एफडी करवाई है, तो ये एफडी को आप यूज़ करोगे क्या बिजनेस में, बिजनेस ऑपरेशन में? टेबल चेयर, फर्नीचर, टीवी, अलमारी, एसी है क्या, ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसको हम यूज़ करेंगे? वो फिक्स असेट होती है बेटा। ये तो हमने सेविंग सर्टिफिकेट बोल रहा है, तो ये हमने एफडी 6 साल 5 साल के लिए, तो ये एक तरीके का एफडी हुआ ना। हम्म, तो ये कहाँ जाएगा? या तो पर्सनल होगा या इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस के नाम से होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, पर्सनल के नाम से होगा, पर्सनल नाम से भी अगर बैलेंस शीट बनेगी तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ही में ही जाएगा ये। इन्वेस्टमेंट भी तो फिक्स एसेट में ही आएगा। फिक्स असेट का इन्वेस्टमेंट कैसे है, क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है, इन्वेस्टमेंट अलग है, फिक्स असेट अलग है। फिक्स असेट में आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, भौतिक चीज़ होता है, टेबल चेयर अलमारी प्रॉपर्टी, जिसको आप बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करते हो, ये पैसे बैंक में पड़े रहेंगे, तो फिक्स असेट कैसे हुआ? इन्वेस्टमेंट तो फिक्स एसेट ही होता है। जो भी चीज़ कर रहे हो उसके पीछे पर्पस क्या है? यहाँ आपने पैसे फिक्स बैंक में रखे हुए हैं पोस्ट ऑफिस में, जिस पे आपको ब्याज मिलेगा, तो क्या ये बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है क्या? कोई चीज़ है, कोई भौतिक चीज़ है क्या जिसको आप डेली डेली जो है ग्राहकों की सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, प्रॉफिट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो? तो फिक्स असेट कैसे हुआ? आपके दिमाग में फर्स्ट फिक्स असेट सीट आ रहा है कि आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अटके हो, वहाँ से चीज़ों को देख रहे हो। चीज़ों की उनके रूप में देखिए, आप अपने एंगल से मत देखिए, चीज़ें जहाँ हैं उनको वहाँ उसी रूप में देखिए। नहीं समझे भाई, नाम में अर्थ छिपा है, मैं बोल रहा हूँ ना, भले चीज़ पहली बार आए, लेकिन नाम नाम उसका जो नाम है ना, वो पुकार पुकार के हमको अर्थ बताता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, हमारा वो जो संस्कार ही नहीं है कंसेप्ट पकड़ने का, हम जब फॉर्मेट पकड़ते हैं और चीज़ों को फ्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा तो हमेशा ऐसे ही होगा, साल भर एक फ्रेमिंग कर लिए, याद कर लिए कॉपी में, अब एग्ज़ाम तक उसी को पकड़े रखते हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये माइंडसेट वाली बात है। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर पुकार पुकार के बोल रहा है कि 6 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो फिर फिक्स असेट कैसे हुआ? नहीं होगा ना फिक्स असेट। क्लियर हो रहा है? माइंडसेट पे काम करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी? पहले तो इसका नंबर लिखेंगे, ये 124,501 है ना। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एकदम टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ। IAS नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में NSC लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास देखिए ग्रुप है एक तरीके का, अगर 5 साल के लिए अमाउंट लगा है मतलब वो एफडी है एक तरीके का, है नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, इस पर कितना है, 10,000। अब ये बैंक से जाता है, ठीक है, तो मैं एक बैंक अकाउंट इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल आप नरेशन में देख के डाल दीजिए, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल डालनी है वो आपको। ठीक, ये हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें क्या हो रहा है, इसे पढ़िए, वोल्टास स्प्लिट एसी। ठीक है, किसके नाम से बना है? भारत सेल, ये भी वही मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाला, मेडिकल वाला एसी लगा रहा है, दैट मीन्स फिक्स एसेट है। ठीक है बेटा, तो इसका बिल नंबर, इसका क्रेडिट नोट है, अपन इसको बिल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 116, 116 हुआ। ठीक है,
ये एसी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है फिक्स एसेट। ठीक है, क्लियर है ना। इसमें भी ऐसे ही देखेंगे, जीएसटी भी है, टोटल अमाउंट है 28,000 रुपये। अरे टोटल अमाउंट नहीं डालेंगे ना, इसमें टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे ना 21,875, और उसमें जीएसटी भी लगेगा ना। अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए है ना तो इसमें जीएसटी आईटीसी क्रेडिट मिलता है। ठीक है, इसमें परसेंटेज कितना है भाई, फिर से वही 28%। लग्जरी आइटम पे 28% ही लगता है जीएसटी। 3,062.50 रुपये। सबसे पहले तो डेबिट करने के लिए इसको बाय करेंगे, 2 को बाय करेंगे ना, फिर सेम चीज़ रिपीट कर देंगे क्योंकि आधा आधा लगता है। 2 आरपी सॉल्यूशन, ये आरपी सॉल्यूशन हो गया 28,000, ये कंप्लीट हो गया। फिर अब थोड़ा वैरायटी देखो, ये अब इसी में देखो, इसी का दूसरा बिल है कॉपर पाइप एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 3400 रुपये। तो इसकी एंट्री भी उसी एसी अकाउंट में डेबिट होगी, नरेशन में आएगा कॉपर चार्जेस, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो इसका अपन एक्सपेंसेस में नहीं डालेंगे। कॉपर पाइप उसमें लगी है, ये दूसरा बिल है ना। हाँ, उस जब फर्स्ट टाइम अपन कोई भी असेट खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड जो उसके सपोर्टिंग खर्चे होते हैं है ना, सबको उसी का कास्ट में ही जुड़ते हैं तो अकाउंट वही डेबिट होगा। ठीक है, ऐसी में इसमें कॉपर चार्जेस डेबिट नहीं करेंगे या इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट नहीं करेंगे। वैसे ही हम कार खरीदेंगे तो कार का बिल भी डेबिट करेंगे, उस पर आरसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होता है आरटीओ का और इंश्योरेंस, तीनों जो है कार अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। नरेशन में उसके डिटेल देंगे क्योंकि वो तीनों मिला के कार की कास्ट जो बनेगी। क्लियर हो रहा है आपको? फंडामेंटली एकदम चीज़ों को क्लियर समझना है। असेट की पहली बार की जो कास्ट होती है वो उसी कास्ट में जुड़ती है जो सपोर्टिंग खर्चे होते हैं। जैसे परचेस के साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस के कास्ट में जुड़ते हैं ना, तो वैसे असेट से रिलेटेड जो सपोर्टिंग चीज़ें होती है, असेसरी भी होगी अगर कार में गाड़ी में तो वो भी उसकी कास्ट में जुड़ेगी। तो इन सारे केसेस में वो असेट अकाउंट ही डेबिट होगा, फंडामेंटल दिमाग में रखिए। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ जो आइटम दिखेगा उसको डेबिट कर दिए, ऐसा नहीं। ऑल्टर करेंगे उसके लिए। इसको एसी नहीं, दूसरा बिल है ना, ये बिल नंबर भी अलग है तो इसमें वही एसी अकाउंट ही डेबिट करेंगे। अल्टर कैसे करेंगे? अल्टर क्या? पिछले वाले में अमाउंट नहीं बेटा, ये बिल ही अलग है ना, हाँ। इसकी एक और एंट्री मारेंगे उसी को डेबिट करेंगे। बिल अलग है तो उसको अल्टर कैसे करेंगे? बिल नंबर भी डालना पड़ेगा ना, तो फिर अल्टर होने का सवाल ही नहीं है। तो इसमें बिल नंबर वही है 244। ठीक है, एसी अकाउंट यही था ना, तो इसमें वैसे करेंगे 3400। अब देखिए इसमें जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है, देखें 3,000, इसमें जीएसटी नहीं लगा है सर। एक्चुअली देखिए ये जो बिल है ना, एस्टीमेट बच्चे में बना हुआ है, एस्टीमेट है तो जीएसटी कायदे से अगर पक्के में काम करना है तो लगना चाहिए। ठीक है, तो 3400 में 400 डिस्काउंट है, बाकी 3,000 है, या तो टैक्स फ्री होगा, एक काम होगा। ठीक है, तो हम सीधा 3,000 की एंट्री कर देंगे। 3,000 टू आरपी सॉल्यूशन विंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑब्लिक कॉपर वायर। अब क्या होगा, अभी वाउचर्स में अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपको ये हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो नरेशन इसी के लिए बनता है, इसको जब भी 10 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आप एंट्री करने वाला या सीए देखे या कोई और अकाउंटेंट देखे या कोई भी अदर व्यक्ति देखे, एंट्री करने वाले को तो पता रहेगा, उसको इस वाउचर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से एंट्री का खाका फॉर्मेट हमारा होना चाहिए। फंडामेंटली क्लियर है चीज़ें, है ना। नंबर भी आ गया, डेट भी आ गई, पर्पस भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, बट यहाँ सवाल उठाना है कि जीएसटी क्यों नहीं लगा, तो हमको रूल्स रेगुलेशन समझना है। वहीं सीए की भूमिका आती है, हम सीए से फ़ोन करके पूछें या जाके पूछें। सीए का काम ही, सीए का काम ही है, हमारा वो टैक्स कंसल्टेंट है, या तो हम गूगल में खुद देखें
कि भाई इस पे अगर जीएसटी नहीं लगा है तो क्या असेसरी या इंस्टॉलेशन चार्जेस टैक्स फ्री है, जीएसटी नहीं लगता है, तो रीज़न पूछना, अकॉर्डिंगली अपने को काम करना है ना। नहीं ये वाला तभी तो तभी अच्छा तभी हम अकाउंटिंग मोड में रहेंगे, अगर ऐसा हम सोच के करेंगे इस माइंडसेट से। और जितना लिखा है उसको वहीं छाप दिया, समझा नहीं, आधा अधूरा समझा और आगे बढ़ गया, भाई मैंने तो एंट्री कर दी, मेरे को बताया गया है कि बिल नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, मैंने एंट्री कर दी, मैं छुट्टी पाया, तो फिर हम ऑपरेटर, हमको सवाल उठाना है, एनालिसिस करना है, क्रिटिसाइज करना है चीज़ों को, क्यों सवाल उठाना है, जीएसटी क्यों नहीं आई, जब ये चीज़ समझेंगे तब हम अकाउंटिंग बोर्ड में अल्टीमेट। और कोई क्वेश्चन आपको? इसमें आपने बोला एस्टिमेट है ना, मतलब कच्चा वाला। कंफर्म करना पड़ेगा ना, हाँ तो बिल नंबर भी तो है उसमें। हाँ 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 तो वही सवाल एस्टिमेट उठाना का है। मतलब है कि आपको पता हाँ है। उसको देखो, अल्टीमेटली सवाल उठाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद हम डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है। ठीक है भाई, एस्टीमेट क्यों है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर एस्टीमेट टेम्पररी आया तो परमानेंट बिल भी मंगा लीजिए, ये भी तो ऑप्शन है भाई। अपने अभी तक आपने एस्टीमेट दिया है, हमको बिल दीजिए तो हम एंट्री करेंगे, तो हमारा रिटर्न वैसा जाएगा, तो हम आईटी से छूट लेंगे। नहीं तो कल को इसकी एंट्री हमारे जीएसटी में नहीं होगी, ऑडिट होगी, तो सीए सवाल करेगा कि आज भाई आपने इसमें जीएसटी क्यों नहीं लगाया, तो हम क्या जवाब देंगे, सोचिए। सीए को तो हमको जवाब देना है ना ऑडिट के समय कि भाई अपने एस्टीमेट की एंट्री क्यों कर दी, एस्टीमेट की तो एंट्री अलाउ नहीं है, पक्के अकाउंट में कच्चे की एंट्री है अलाउ ही नहीं है, और पक्के के हिसाब से कच्चा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है देखा जाए तो इतने सारे एंगल हैं इसके, तो हमको क्यों हमेशा उठाना है, जब भी एंट्री करें तो जीएसटी के एंगल से, है ना, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के एंगल से, कहाँ ना कहाँ सब खुले होने चाहिए, सवाल उठा के आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हम अकाउंटेंट बोलेंगे। नहीं तो भैया आराम है, दाल रोटी खाओ प्रभु के बन, एंट्री करो, ठीक है, रोजी रोटी करो, चलो ठीक है। और आज आप, मैं एंट्री कर रहा हूँ इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ, कल को कोई मेरे से सवाल पूछेगा फिर मैं फाइलें पलट रहा हूँ, तो मैं सामने वाले के एंगल से देखूँ कि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, इसकी सारी चीज़ें, ठीक है। इवन यहाँ ब्रैकेट में मैं एस्टीमेट भी लिख दूँ फिलहाल, और उसको डाउट में डाल दूँ, एक्सेल शीट मेंटेन करूँ, इसमें पहले इंटीमेट कर दूँ भैया एस्टीमेट की एंट्री है, देख लो क्या करना है, नरेशन बनाए इसीलिए, या उसी समय तुरंत क्लियर कर लूँ, सीए को फ़ोन करूँ, सीनियर अकाउंटेंट को फ़ोन करूँ, पार्टी को फ़ोन करूँ, पार्टी से बात करूँ, जिससे भी रिलेवेंट पर्सन से बात करके इसको फाइनल टच देते ही मैं आगे बढ़ूँ। ये तो मैं पॉइंट, हमेशा हर एंट्री, हर एक एंट्री महत्वपूर्ण है, एक एंट्री गलत है मतलब पूरी अकाउंटिंग आपकी गलत है, क्योंकि हर एंट्री का संबंध जीएसटी से, हर एंट्री का संबंध ऑडिट से, हर एंट्री का संबंध टैक्स रिटर्न से, एक एंट्री पे नोटिस आ जाता है, नोटिस ना आए तभी हमको अकाउंटिंग उस ध्यान को रखते हुए हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है कि नोटिस तो नहीं आ जाएगा, क्या समझे, नोटिस हमारा अल्टीमेटली, नोटिस से बचना, जैसे गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए हम गाड़ी चलाते हैं। जी जी, जीएसटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस अलग अलग आता है, डिपेंड डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, बिल के कारण भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। भाई रोड रोड में अपन गाड़ी चलाते हैं, हल्की सी ब्रेक लगाएं, स्लिप हो जाए, हमको चोट लगे या सामने वाले को चोट लगे, एक हल्की सी ब्रेक की वजह से आदमी को हल्की चोट भी लग सकती है, आदमी मर भी सकता है, जैसो नो, क्योंकि वही है गाड़ी की सवारी है। हर एंट्री अपने आप में नाजुक है, हर एंट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकल लाइफ में या 100 होता है या 0 होता है, 99.99 भी नहीं होता, और पूरा अकाउंट गलत, पूरी ऑडिट रिपोर्ट गलत, आना पैसा 0.09 पैसा है मतलब 9 पैसा है, तो आप 0 0 नहीं कर सकते, राउंड अप में डालिए, परफेक्शन का मतलब परफेक्शन होता है 100%, 9 से कम 9 से ज़्यादा, अकाउंटिंग का मतलब ही वही होता है, आना पैसा में चीज़ें एकदम हर एंगल से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ परचेस की एंट्री में अंदाज से कर दूंगा, राउंड आपको नहीं डालूंगा, जीएसटी वाला सामने वाली पार्टी तो वैसे ही डालेगी, तो मेरा और उसका जीएसटी में इसमें मारेगा ना, तो ये लाजमी है कि हर एंट्री करते समय कोई भी डाउट है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो वही गुड, बेटर और बेस्ट वाली बात, नहीं से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो गुड, ठीक है, कहीं कहीं गलती कर रहे हैं तो बेटर,
बिल्कुल परफेक्शन से कर रहे हैं तो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यस और नो, क्लियर है। तो ये एक माइंडसेट और एटीट्यूड की बात है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब मनी का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मनी तो आपकी जान है, आपके बिजनेस की, मनी के फ्लोस पे तो चल रहा है सब, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से जा रहा है। तो हमने उसकी कंपैरिजन जो है बॉडी में चल रहे हैं हार्ट से करिए, हार्ट ब्लड ऐसा बॉडी को सप्लाई करता है, फिर वापस मंगाता है। तो ये हार्ट का फ्लो ब्लड का चलता रहता है तो आदमी जिंदा है। और उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं तो क्या होता है, अब डिपेंड करता है वो ब्लॉकेज कितना सीवियर है। छोटा छोटा है तो बीपी हो जाता है, थोड़े बड़े हैं तो अटैक आ जाता है। अटैक अटैक भी कभी कभी ऐसा आता है कि आदमी नमस्त हो जाता है। अब सोचिए वो कितना नाजुक है, ये कितना नाजुक, वो भी हिडन है, आदमी आम आदमी को पता नहीं चलता है क्या कर, ये भी हिडन है, बिजनेसमैन को पता ही नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब ये प्रॉपर एंट्री करते हो तो ये प्रॉपर आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट आपको रिपोर्टिंग दिखाता है, कंक्लूजन दिखाता है, ग्राफ दिखाता है, परसेंटेज दिखाता है, आपकी प्रॉपर एंट्री के बेस पर। इसके बेस पे आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुड़ी है, आपकी सारी चीज़ें जुड़ी है जो बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकती है, डुबा भी सकती है। वही बीपी है कि हार्ट अटैक, अटैक भी क्या बोलते हैं ब्लॉकेज वाला है कि क्या वाला है कि डेथ वाला है। इसमें भी कई लोग जो अकाउंटिंग नहीं करते तो कभी कभी क्लर्क लोग घपला कर जाते हैं, कभी कभी हमको तगड़ा फाइन आ जाता है क्योंकि हमको पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं होगा। तो टाइम पे रिटर्न नहीं जाएंगे, टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं होगी, पार्टी से पैसा टाइम पे आएगा नहीं तो बिजनेस बैठेगा भट्टा। तो अगर आपकी क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, आपकी उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर है ना, आपको यहाँ ड्यू डेट दिखाता है एक एक पार्टी का, बैलेंस दिखाता है, तो आप पार्टी से इंक्वायरी करो, फॉलोअप करो, टाइम पे पैसा मंगाओ, टाइम पे दो। टाइम पे पैसा नहीं मंगाओगे, टाइम पे नहीं दोगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, खर्चे बढ़ रहे हैं, टर्नओवर है ही नहीं। तो जब ये आपका ये डिसबैलेंस होगा, इस पर मॉनिटरिंग रहेगी तो आप उसको रोकोगे ना कि कहाँ से ब्लॉकेज है आपके बिजनेस में, आपके ऑपरेशन में। इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग टाइम पे होगी और टाइम पे मॉनिटरिंग होगी, टाइम पे एनालिसिस होगा, तो आपको लैक्यू ना दिखेगा बिजनेस से कि मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, टर्नओवर कम हो रहा है। तो टर्नओवर क्यों कम हो रहा है पहले पता तो चले, तो मैं टर्नओवर पे काम करूँगा, है ना। मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं और टर्नओवर कम हो रहा है तो खर्चों को कंट्रोल करूँगा। तो ये चीज़ें रिकॉर्डिंग होने के बाद एनालिसिस करने से समझ में आएगी ना। तो परचेज सेल और बिजनेस के साथ अकाउंटिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट, नहीं तो वही ब्लॉकेज होगा, बीपी होगा, अटैक आएगा। तो अकाउंटिंग इज इक्वल टू जो हार्ट की पोजीशन है हमारी बॉडी में, जो ब्लड सप्लाई है। तो फाइनेंस भी तो आपकी बिजनेस का ब्लड है ना, इधर से उधर प्रॉपर तरीके से फ्लो होगा तभी आपका बिजनेस हेल्दी रहेगा और बढ़िया रहेगा। ये सुनो, सिंपल, ठीक है। तो असेसरी क्लियर। हाँ। अब यहाँ गाड़ी है जुपिटर, है ना, ये टू व्हीलर हाँ। गाड़ी है। अब इसके सपोर्ट में ये देखिए डॉक्यूमेंट है, ये देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर एंट्री करते हैं। ये जुपिटर गाड़ी ली हमने, ये क्या दिख रहा है पढ़िए समझिए, यानी उस गाड़ी की एसेसरी हाँ। है ना, ठीक है। हाँ। उसके बाद आरटीओ, हाँ। ठीक है। ये म्यूचुअल फंड, इसका इंश्योरेंस भी रहता है, ठीक है। हाँ। इंश्योरेंस का बिल शायद अवेलेबल नहीं हो पाया, बट इंश्योरेंस, आरटीओ और एसेसरी, इतनी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो अब इसकी अकाउंटिंग, बिल नंबर आपका 1375, मैं जुपिटर अकाउंटिंग खोल रहा हूँ, जुपिटर एक्टिवा कर दूँ, एक्टिवा जैसी होती है ना, ये फिक्स एसेट, इस पे
ये वैट थे 2017 से पहले किए, तो इसमें पहले वैट हुआ करता था, ठीक है। अभी जीएसटी लगेगा, तो अपन सीधा इस पर एंट्री करते हैं ना, जीएसटी नहीं लगाते। 51,142। वैसे पार्टी का नाम लिखते हैं, रेनबो ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया आपका संडे क्रेडिटर, इसको पेमेंट करना है। करेंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, सिंडिकेटर अंडर करेंट लाइबिलिटी भी आता है ना जब। सिंडिकेटर तो अपने बिजनेस वाले परचेज की। इसको भी पेमेंट करना तो सिंडिकेटर भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंडिकेटर भी अंडर करेंट लाइबिलिटी को आ रहा हाँ है, वो तो उसके। ठीक है। तो अब एसेसरी का बिल भी इसी में ही जाएगा, ठीक है, जुपिटर में ही जाएगा। देखिए जुपिटर एक्टिवा, जुपिटर ऑलरेडी खुला हुआ था, देखिए। इसके बाद एसेसरी है 973। 14% वैट दिया था उसको फिर रिकॉर्ड किया। वो वेट है ना, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी में 2 पार्ट होते हैं, हाँ। वेट में एक ही है 14%, इसलिए फिलहाल मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग वैसी होती है, आधा आधा। 3335, ठीक है, रहने दो। बीइंग एसेसरीज, भाई एसेसरीज का बिल हो गया। अब इसी पे आरटीओ, अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डिटेल, एक्टिवा, इससे भी नंबर होगा ना। क्लास प्राइवेट व्हीकल, टीवीएस मोटर कंपनी, ब्लैक, इसमें सब पूरी डिटेल लिखे रहते हैं, है ना। हॉर्स पावर कितना है, कितना इंजन है, कैपेसिटी, व्हील बेस, सेटिंग कैपेसिटी, जो भी बेसिक टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, वो इसमें लिख रहता है। फिर कंपनी नेम रिलायंस जनरल, अरे इंश्योरेंस, ये तो आरटीओ है ना, आरटीओ में इंश्योरेंस का, हाँ इंश्योरेंस का भी पूरा डिटेल डाला जाता है। हाँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट है 2738। रजिस्ट्रेशन फीस इतनी बायफर्गेटेड है ना, 2738। नंबर नहीं है इसमें, गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर नहीं है, डॉक्यूमेंट का नंबर। हमेशा डॉक्यूमेंट का नंबर लिखा जाता है ना। 2738, इसमें नंबर नंबर डालना चाहिए, देखना पड़ेगा आरटीओ का क्या नंबर है ना। अब यहाँ पर वही जुपिटर ही करेंगे, क्योंकि ये जुपिटर की कास्ट में जुड़ेगा। कितना बताया अमाउंट, 2738, ठीक है। ये रेनबो से, या अगर रेनबो को पेमेंट करेंगे तो रेनबो क्रेडिट करेंगे, अगर डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डिपेंड करता है ना। तो दोनों चीज़ें समझ लेंगे भाई, किसको पेमेंट किया है, क्योंकि ये पेमेंट आपको बैंक अकाउंट से क्रॉस होकर दिखेगा कि वहाँ से पेमेंट हुई है और इसको हुई है, तो इसका बिल भी दिखेगा और पैरेलल आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखेगा। तो दोनों मैच करते हुए आपको ये लेना है, ठीक है। ये दिया मैंने, तो ये इंश्योरेंस भी हो गया। इस तरीके से सारी कास्ट जो है उसमें जुड़ गई। अभी एक और नया डॉक्यूमेंट देखिए, म्यूचुअल फंड। ये इंश्योरेंस है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस होता है नहीं, कंपनी का नाम है ना इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड तो अलग होता है। बेटा, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो है ना इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे एनएससी था हाँ, ना। वो पता है वो। हाँ ये वो है, ये उससे अलग डॉक्यूमेंट है। इसका इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट शायद नहीं आया है, अच्छा, ये गाड़ी का नहीं है। गाड़ी का नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है अलग है, इंश्योरेंस का इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। बट इंश्योरेंस का भी ये लिखा रहेगा इंश्योरेंस, और उसमें किस डेट से किस डेट तक रहेगा और उसमें अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड, फिर से आप नाम से मीनिंग निकालिए। म्यूचुअल फंड क्या एरिया समझ में आता है, क्या ये फिक्स एसेट है जिसको हम बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड, है ना। इसमें दिख रहा है, देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड, ये दिख रहा है, देखिए टोटल हमने 5 और 30, 35,000, 35 है, 35,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नंबर होगा, मोबाइल नंबर है, ये देखिए फोलियो नंबर ही लिख सकते हैं अपन फिलहाल, जो नंबर अवेलेबल है ना, ये वाला। मैं शॉर्ट में 5291 लिख रहा हूँ,
मैं साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट का बेसिक कंसेप्ट पहचानना है ना, और कैसे अकाउंटिंग करना है, सब चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। तो पूरा आपका फिक्स असेट और उससे रिलेटेड जो साइड्स बाई साइड चलते हैं, इन्वेस्टमेंट एरिया है, दूसरा एरिया है, सब कवर हो जाएंगे। हाँ। है ना, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट वैरायटी रखी है। ठीक है, तो ये भी, इसका नाम भी आप म्यूचुअल फंड दीजिए। तो कितना था, 35,000। ठीक है, ये बैंक से जा रहा है पैसा। इससे रिलेटेड जो भी नरेशन में डिटेल आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोवाइड करनी हो डिटेल आप दे सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये नाम से है बैटरी, एक्साइड बैटरी, तो बैटरी लिया हमने, है ना। भारत से भारत सेल है, मतलब फार्मा के लिए, उसके लिए फार्मा के लिए। तो बिल नंबर 934, मैं डेट भी अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ ना। ये बैटरी हाँ। नहीं होगा तो बना लेते हैं। 23,000 रुपये टोटल अमाउंट है। टैक्सेबल देखेंगे ना इसमें, 17,969। कितने परसेंट है, वही 28%। इसको डेबिट कर देंगे, है ना। ये 251550, 251550। फिर ये डेबिट किया मैंने बाय करके, ये SGST 14%, 251550। यहाँ पार्टी का नाम लिख लेंगे, विशेष बैटरी, अगर ऑलरेडी होगा तो। विशेष बैटरी। अभी हम फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें अपने को यहाँ पर GST नंबर वगैरह भी नियमानुसार मास्टर बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या, होगा लैब। हाँ, करंट लायबिलिटी। ठीक है, हाँ। बाकी नियमानुसार हमको GST रिटर्न बनाना है, छूट लेनी तो अपने को यहाँ पर GST नंबर वगैरह सब डालना पड़ेगा। अभी अपना पर्पस वो नहीं, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में ले रहा हूँ, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये 23,000 हो गए। मैं चाहता हूँ पर्याप्त जो है डॉक्यूमेंट, वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट आए, तो हम उसको बेहतर तरीके से, जितने परचेज, सेल यानी गुड्स और वो उसके हिसाब से रह गए, बाकी सारे इसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है, भले थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी एक डॉक्यूमेंट पहचानिए। पहचानिए डॉक्यूमेंट, लिखा है नगर पालिका निगम, है ना। ये पार्टी का नाम लिखा है, वार्ड नंबर, रसीद नंबर। ठीक है, वार्षिक भाड़ा मूल्य, रसीद बाबत, संपत्ति कर, जल शुल्क, शिक्षा उपकर। डॉक्यूमेंट को पक ध्यान से पढ़ने से सब समझ में आता है। प्रॉपर्टी टैक्स। ये नगर पालिका निगम यानी म्यूनिसिपल का, ये प्रॉपर्टी टैक्स का अकाउंट। ठीक है, तो मैं, रसीद है 83, इसमें आ जाएगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, कितना है, 1840। टू बैंक। अब इसका प्रॉपर्टी टैक्स का ग्रुप क्या होना चाहिए, फिक्स असेट कि इन्वेस्टमेंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस। नहीं, इसमें पार्टी का पर्सनल नाम लिखा है बेटा, पार्टी का पर्सनल, प्रोप्राइटर का, फर्म का नाम नहीं लिखा है। देखो बेस पकड़िए आप, वाह, तो देखना है ना, मैं पहले ही दिखाया, प्रॉपर्टी का नाम लिखा है लक्ष्मण दास हेमनानी। तो फिर वो ड्राइंग में आएगा। तो ग्रुप क्या आएगा, ड्राइंग ग्रुप नहीं होता, ड्राइंग अकाउंट होता है, ग्रुप कैपिटल होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल में आएगा। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ बिंग पेड टू म्यूनिसिपल फॉर फाइनेंशियल ईयर वगैरह जो भी है इसमें नहीं है, फॉर प्रोप्राइटर लिखा हुआ ना, फाइनेंशियल 18-19 का है। तो 18-19 का है, तो यहाँ नरेशन में सारा डिटेल डालेंगे आप, संबंधित डिटेल। आराम से धैर्य से रसीद को पढ़िए, समझिए, पर्पस पढ़िए, पूछिए, धैर्य से समझिए, एंगल समझिए, है ना। ऐसे नहीं चार डॉक्यूमेंट फिक्स में तो पांचवा भी फिक्स में घुसेड़ दिए।
नहीं ऐसा नहीं, क्लियर। कीबोर्ड जेब्रोनिक्स कीबोर्ड है ये, कंप्यूटर पर्पस के लिए, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़े, हाँ। ऐसे लास्ट ये इंश्योरेंस का मैं दिखाता हूँ एक डॉक्यूमेंट आपको। ये तो आरटीओ है, देखिए ऐसा होता है इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट। एनएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसमें भी अलग अलग हेड में रहता है, टोटल इंश्योरेंस अमाउंट यहाँ रहता है, और गाड़ी के सारे डिटेल ऊपर दिए रहते हैं, ठीक है। ये सारे डिटेल, गाड़ी का टाइप, पेट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, चेचिस नंबर, जैसे आरटीओ वाले में लिखे हुए थे ऐसे सारे डिटेल, और यहाँ इंश्योरेंस, और किस डेट से किस डेट तक वो भी इसमें रहेगा ऊपर, तारीख से कहाँ से शुरू होकर कहाँ रहेगा। थोड़ा ये इसका डॉक्यूमेंट की क्लियरिटी नहीं है ना, इसकी अप्लाई, इसमें सारी डिटेल रहती है, बट हमको यहाँ मेन अमाउंट देखना है इंश्योरेंस का और कंपनी का नाम, बट अकाउंट जो है वो असेट में जाएगा, जिस गाड़ी का हुआ उसी में जाएगा, चाहे गाड़ी का बिल हो, चाहे एसेसरीज हो, चाहे आरटी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चार चीज़ें गाड़ी को ही डेबिट होकर नरेशन में डिटेल आएंगी, तो गाड़ी की कास्ट बनेगी, टोटल गाड़ी हमको इतने में पड़ी। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ईयर किसी असेट में अगर एक्सपेंसेस होते हैं दूसरे रिलेटेड, तो फिर वो मेंटेनेंस में जाते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस या अदर उसमें जाते हैं, एक्सपेंसेस में जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के एक्सपेंसेस सारे उसके कॉस्ट में करते हैं, ये थंब रूल है, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग के केस में एड ऑन है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई, प्लास्टर कराया, वाइट वॉशिंग करवाई, चूना लगवाया, है ना, तो वो एक्सपेंसेस आएगा, लेकिन अगर उसमें एक आध रूम बनवाया, एक्सटेंशन किया, तो फिर वो उसकी कास्ट में जुड़ेगा। ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमको समझनी है कि पर्पस, हाँ पर्पस क्या था, कैपेसिटी और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाया तो असेट है वो, ठीक है। ये एल आई सी, एल आई सी किस में आएगा, पर्सनल होता है, हाँ तो ये भी कैपिटल ही उसमें जाएगा। हाँ, तो यहाँ पॉलिसी नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ एल आई सी आएगा, एल आई सी कैपिटल ग्रुप में आएगा, प्रीमियम है ना 8133, टू बैंक, ठीक है, यहाँ पार्टी का नाम, और वो देख लेंगे कब का है, प्रीमियम वगैरह जो भी है, जो भी डिटेल रिलेटेड डिटेल है इसमें डाल के अपन आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो हमने कैपिटल से रिलेटेड एरिया भी देखा, साथ में इन्वेस्टमेंट वाला भी एरिया देखा, ठीक है, और साथ में फिक्स असेट वाला एरिया देखा, उसका पर्पस है ना, और जो गाड़ी के केस में सपोर्टिंग आरटीओ वगैरह सारी चीज़ें, तो इस तरीके से फिक्स असेट की एंट्रियाँ होती है। तो ध्यान नहीं रखना है कि अपना पर्पस क्या है, सपोर्टिंग चीज़ें क्या है, डॉक्यूमेंट को पहचानना है, समझना है, और उस हिसाब से एंट्रियाँ करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और ये वाले एरिया को भी मजबूत करिए, तो इस तरीके से बुक कीपिंग वाला एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।